नमस्कार सभी को। मेरे चैनल हिंदी बाय ज्योति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में वर्ण विचार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला आता है और वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। और अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर यहाँ पे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। फिर हमने देखा था स्वरों का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। तो स्वरों का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं। पहला होता है अपने मूल रूप में, दूसरा मात्रा के रूप में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत स्वर और हलंत। तो चलिए शुरू करते हैं अयोगवाह से। तो हम बात करेंगे अयोगवाह की। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो अंग और अह होते हैं, ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर ही हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन ही कहे जाते हैं, इसलिए इनको हम अयोगवाह के अंतर्गत रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत या फिर हिंदी वर्णमाला में प्रायः स्वरों के साथ अंग तथा अह को लिखा जाता है, परंतु ये पूर्ण रूप से न तो स्वर माने जाते हैं न ही व्यंजन। न तो पूर्ण रूप से स्वर हैं और न ही व्यंजन, इसलिए इनको अयोगवाह की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण आते हैं? एक तो आपका अंग आता है, दूसरा अ आता है। यह ना तो पूर्ण रूप से स्वर है, स्वर ही हैं और ना ही व्यंजन है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अब दूसरा हम बात करेंगे, अनुस्वार की बात करेंगे। दूसरा अनुस्वार। अनुस्वार का सिंबल होता है चिन्ह, जिसे हम कहते हैं, ये इस तरीके से होता है और इसका मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अर्थात अंग, ञ, ण, न तथा म नासिक के व्यंजन है, अर्थात इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। मतलब कहने का ये है कि जब आप व्यंजन पढ़ेंगे, जब हम व्यंजन पढ़ते हैं तो व्यंजन में क्या होता है कि व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है स्पर्श व्यंजन। तो जो हमारा स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन, ये कुल होते हैं 25, जिसमें कि वर्ग चलता है। पहला होता है क वर्ग, दूसरा होता है आपका क वर्ग के बाद होता है च वर्ग, च वर्ग के बाद होता है आपका ट वर्ग, ट वर्ग के बाद होता है त वर्ग, त वर्ग के बाद आपका होता है प वर्ग, प वर्ग। तो जब हम इन वर्गों को लिखते हैं, पूरा अगर हम लिखते हैं जैसे क ख ग घ अंग, तो जो अंग है वो पांचवा है। फिर च छ ज झ ञ, तो जो ञ है वो पांचवा अक्षर है वर्ग का। ट ठ ड ढ ण, तो जो ण है वो वर्ग का पांचवा अक्षर है। त थ द ध न, तो जो न है ये वर्ग का पांचवा अक्षर है। प फ ब भ म, तो जो ये म है ये वर्ग का क्या है? पांचवा अक्षर है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं या फिर नासिक कहते हैं। नासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो क्या होता है कि उच्चारित करते समय हम नाक का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इन्हें नासिक व्यंजन या फिर अनुस्वार के रूप में अनुस्वार कहते हैं। जैसे अगर हम इसका प्रयोग करें लिखने में, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो हम इनकी मात्राओं का प्रयोग करते हैं, जो कि ऊपर बिंदु के तरीके से लगता है। जैसे संसार, मयंक, अंगूर आदि। तो आप देख रहे हैं कि जो ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये क्या है? इन्हीं की मात्राओं को हमने यहाँ पे लगाया है। यह अपने मूल रूप में प्रयोग में नहीं आ रहे, बल्कि इनकी मात्राओं का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो हर वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है,
हर वर्ग का मतलब स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो क्या होता है, नासिक व्यंजन कहलाता है या फिर अनुस्वार कहलाता है। इसको हम नासिक व्यंजन भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या होता है, ये नासिक व्यंजन भी ये कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक की बात करेंगे हम तीसरे नंबर पे, अनुनासिक। ठीक, तो इसका सिंबल इस तरीके से, जिसको आप चंद्र बिंदु भी कहते हैं या फिर हम सभी इसको चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चंद्र बिंदु। ठीक, इसको दूसरा हम चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है कि इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनियाँ होती हैं, अनुनासिक ध्वनियों में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। इसे दर्शाने के लिए क्या होता है, हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अनुनासिक को दर्शाने के लिए हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। और ये हमेशा क्या होता है कि जो होते हैं, जो शब्द होते हैं वो ऊपर की तरफ लगते हैं, शब्दों के ऊपर की तरफ जो शिरोरेखा होती है उसके ऊपर लगती है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अनुनासिक ध्वनियों में हवा, अनुनासिक ध्वनियों में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जब आप उच्चारित करोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लिखना चाहें, जैसे में हम लिख सकते हैं आँख, दूसरा 5, तीसरा गाँव आदि। तो जब आप उच्चारित करोगे तो देखोगे आप कि जो ध्वनियाँ हैं वो मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकल रही हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। अगला है हमारा चौथा है विसर्ग। विसर्ग, इसका सिंबल होता है ये। अगर हम विसर्ग की बात करें तो क्या होता है कि इसका उच्चारण लगभग ह के समान होता है। उच्चारण लगभग ह के समान होता है। दूसरा इसी में होता है, यह हमेशा व्यंजन के पीछे लगता है। विसर्ग सदैव व्यंजन के पीछे लगता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं जैसे कि अतः, प्रातः, स्वतः आदि। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम इसको उच्चारित कर रहे हैं अतः, तो हमें लास्ट में या फिर अंतिम में क्या मिल रहा है, ह। तो जब हम विसर्ग को लिखते हैं और उसको उच्चारित करते हैं तो लिखते समय तो नहीं, लेकिन उच्चारित करते समय क्या होता है कि वो लगभग किसके समान होता है, वो ह के समान होता है। अगला है हमारा आगत स्वर। पांचवा है हमारा आगत स्वर। आगत स्वर, आगत का मतलब होता है कि ऐसे स्वर जो किसी दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, उनको हम आगत स्वर कहते हैं। और आगत स्वर जनरली जो होते हैं वो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आते हैं, जैसे अ। हाँ,
तो इनका जो उच्चारण होता है, अगर आगत स्वर की बात करें तो इनका जो उच्चारण होता है ये क्या होता है कि आ तथा ओ के, आ तथा ओ के मध्य का होता है। इसका प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है? इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में ही किया जाता है। ठीक है, तो आपको इस पास एक चीज़ से कंफर्म हो गया होगा कि जो आगत स्वर हैं उनका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? जो अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं उन्हीं में हम आगत स्वर का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इनका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं चौक, बॉल, कॉलेज, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ऑफिस, फ्रॉक, हॉल आदि बहुत से शब्द हो सकते हैं जो कि अंग्रेजी भाषा के होंगे, इसलिए हम इन्हें आगत स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहर किसी दूसरे लैंग्वेज से हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं, इसलिए हम इन्हें आगत स्वर भी कहते हैं। अगला है हमारा 6 नंबर हलंत। हलंत, इसका सिंबल होता है तिरछी लाइन। हाँ, तो जब स्वर के बिना किसी व्यंजन को लिखा जाता है तब हम वर्ण के नीचे क्या करते हैं? तिरछी रेखा लगाई जाती है या फिर हम उसे लगा देते हैं, जिसको कि हम हलंत कहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्वर हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, उनको बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए किसी दूसरे वर्ण की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो व्यंजन है वो अधूरा होता है, वो स्वर के बिना नहीं बोला जा सकता। जैसे क, तो इसमें क्या है? व्यंजन भी स्वर भी जुड़ा है। जैसे क पे हलंत लगाएंगे और फिर जा कर के क्या हो जाएगा? क। उसी तरीके से मान लीजिए मैंने लिखा कि च मैंने लिखा, हाँ, तो च इसके नीचे हम हलंत लगाएंगे प्लस अ, ये तब जाकर क्या हो जाएगा? च। तो वही बात बोली जा रही है कि जिस व्यंजन में स्वर नहीं होगा या फिर जो व्यंजन स्वर के बिना लिखा जाएगा उसके नीचे हम क्या लगा देंगे? हलंत लगा देंगे। या फिर जैसे हम लोग बहुत से शब्द लिखते हैं जिसमें हम आधा वर्ण का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? हम हलंत लगा देते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम लिख सकते हैं जैसे अद्भुत, उसके बाद हो सकता है गड्ढा, उसके बाद हो सकता है छुट्टी। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो ये द है, इसमें जो ये द है, इसमें जो ड है, इसमें जो ट है, ये क्या है? बिना स्वर के हैं, इसलिए इसके नीचे क्या किया गया है? हलंत लगा दिया गया है। ये आधा है, इसीलिए जहाँ पे हम स्वरों का प्रयोग नहीं करते व्यंजन में, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? हलंत लगा देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जब स्वर के बिना किसी व्यंजन को लिखा
जाता है तब वर्ण के नीचे तिरछी लाइन या फिर तिरछी रेखा, ठीक है, रेखा ही लिख देते हैं, तिरछी रेखा लगाई जाती है, जहाँ पर क्या होगा कि स्वर के बिना जब व्यंजन को लिखा जाएगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम तिरछी रेखा लगा देंगे, जिसको कि हम क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। अगली क्लास में हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे और व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।